टोटल प्रिपरेशन के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की दूसरी श्रृंखला में आपके समक्ष प्रस्तुत हूं मैं शालिनी दुबे। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। तमिलनाडु के जंगलों में लुडविगिया पेरवियाना नामक खरपतवार अपना पांव पसार रहा है। इसका स्थानीय नाम वायल है। इसे प्रिमरोज विलो के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल वायल हाथियों के चारागाह को नुकसान पहुंचाता है। वायल में फूल भी होते हैं जिनका रंग पीला होता है। ये जल स्रोतों के आसपास खूब बढ़ता है। इनका उपयोग सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। हाथियों पर इनके बुरे प्रभाव के कारण तमिलनाडु ने इसे खतरनाक पादपों में शामिल किया है। ये पादप भारत के असम के कार्बी आंगलोंग जिले में पहली बार 1993 में देखा गया था। भारतीय शोधकर्ताओं ने पूर्वोत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में भी लुडविगिया पेरवियाना के फैलने की आशंका जताई है। गौरतलब है कि लुडविगिया पेरवियाना मूल रूप से मध्य एवं दक्षिण अमेरिका की वनस्पति है। इसकी ऊंचाई 12 फीट होती है। यह एक जलीय पौधा है जो अब दुनिया भर के विभिन्न दलदली क्षेत्रों में एक खरपतवार के रूप में स्थानीय वनस्पतियों के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। जैव विविधता के विनाशक के तौर पर इसे देखा जा रहा है और समस्या की गंभीरता को देखते हुए लुडविगिया पेरवियाना से निजात पाने हेतु कोई ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत महसूस हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने अपनी नई रिपोर्ट द वर्ल्ड्स मैंग्रोव 2000 to 2020 की जारी। पिछले 2 दशकों में लगभग 6,77,000 हेक्टेयर में फैले मैंग्रोव हुए नष्ट। 40 वर्षों में 123 देशों के समुद्र तट पर फैले 20% मैंग्रोव खत्म हो गए हैं। यानी समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार मैंग्रोव जंगलों की तुलना में 3 से 5 गुना ज्यादा तेजी से नष्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया में करीब 1/4 मैंग्रोव विलुप्त हो चुके हैं। दरअसल मैंग्रोव वनस्पतियां पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य के लिए भी बहुत जरूरी हैं। तटीय इलाकों में पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने, समुद्री जीव के अनुकूल वातावरण बनाने और तटीय इलाकों में बाढ़ से सुरक्षा में मैंग्रोव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इनका नाश चिंता का विषय बन गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मैंग्रोव के 27% के नुकसान के लिए कृषि, 26% के नुकसान के लिए जलवायु परिवर्तन और 3% के नुकसान के लिए लकड़ी की कटाई जिम्मेवार है। गौरतलब है कि मैंग्रोव 6.23 गीगाटन कार्बन को स्टोर करते हैं। इससे जलवायु संतुलन में लाभ मिलता है। जहां जहां मैंग्रोव का नाश हुआ है वहां के तटीय क्षेत्रों के निवासी तूफान, बाढ़ और सुनामी की बढ़ी हुई तीव्रता से परेशान हैं। आपको याद रहे कि यूनेस्को 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। भारत में मैंग्रोव कुल 4,992 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.15% है। भारत में पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मैंग्रोव वनस्पतियां मुख्यतः पाई जाती हैं। भारत में मैंग्रोव का संरक्षण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा होता है। भारत में स्थित सुंदरवन विश्व का पहला ऐसा मैंग्रोव क्षेत्र है जिसे सबसे पहले वर्ष 1892 में वैज्ञानिक प्रबंधन की सूची में शामिल किया गया था। अब अगली खबर। 1 साल का मातृत्व अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग के अनुसार राज्य सरकार की महिला कर्मचारी 12 महीने का मातृत्व अवकाश जबकि पुरुष कर्मचारी 1 महीने का पितृत्व अवकाश ले सकेंगे। आपको पता होगा कि भारत के प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के तहत 26 सप्ताह यानी 6 महीने के मातृत्व अवकाश का प्रावधान है। वर्षों से महिला संगठन और एक्टिविस्ट मांग करते रहे हैं कि मातृत्व अवकाश को 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने किया जाए। हाल ही में नीति आयोग भी इस बात से सहमत होते हुए दिखा। नीति आयोग के सदस्य श्री VK पॉल ने कहा कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में 9 महीने का मातृत्व अवकाश कर देना चाहिए। बताते चलें कि भारत में पितृत्व अवकाश के लिए कानूनी प्रावधान मात्र 15 दिनों का है। पितृत्व अवकाश को भी बढ़ाने के लिए महिला संगठन और एक्टिविस्ट प्रयासरत हैं। हाल ही में संपूर्ण भारत में आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस के मामले सामने आए हैं। इसे आंख आना या पिंक आई भी कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस होने पर सबसे पहले आंखें लाल या गुलाबी होती हैं, उसके बाद उसमें सूजन होने लगती है। आंखों की यह समस्या छोटे बच्चों में बहुत आम है।
यह किशोरों और वयस्कों को भी हो सकती है। दरअसल यह बीमारी तब होती है जब आंख के एक भाग कंजक्टिवा में एलर्जी या संक्रमण के कारण सूजन हो जाती है। कंजक्टिवा पारदर्शी और पतली टिश्यू होती है जो आंख के सफेद भाग के बाहरी सतह को कवर करती है। यह पलकों और आईबॉल को नम या गीला रखने में भी मदद करती है। कंजक्टिवाइटिस एक या दोनों आंखों में हो सकता है। गौरतलब है कि कंजक्टिवाइटिस मूलतः 3 प्रकार के होते हैं: एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, केमिकल कंजक्टिवाइटिस और इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस। इनमें सबसे खतरनाक इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई नियुक्तियों में सबसे प्रमुख खबर है बॉम्बे और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय बॉम्बे उच्च न्यायालय के, जबकि जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। गौरतलब है कि भारत के संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के बारे में प्रावधान है। राज्य के अंदर उच्च न्यायालय को शीर्ष न्यायालय कहा जाता है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं। सौमित्र सेन, पीडी दिनाकरन, वी रामास्वामी और जेबी पारदीवाला उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश थे जिनका नाम महाभियोग से जुड़ता है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1862 में हुई थी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय है। आपको बताते चले कि जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जिस बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उसके अंदर महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली व दमन एवं दीव आते हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ औरंगाबाद, पणजी और नागपुर में स्थित है। आइए अब एक खबर राजनीति के गलियारों से। हाल ही में विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किया पेश। यह भारतीय संसद के इतिहास का 28वां अविश्वास प्रस्ताव है। मानसून सत्र के दौरान 26 विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA ने मोदी सरकार के खिलाफ 25 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले मोदी सरकार को वर्ष 2018 में अपने पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, वरना स्पीकर इसकी अनुमति नहीं देते हैं। भारतीय संसद के इतिहास में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ कुल 15 बार लाया गया था। वहीं लाल बहादुर शास्त्री और PV नरसिम्हा राव के खिलाफ 3-3, मोरारजी देसाई के खिलाफ 2, जबकि जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ 1-1 अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड माकपा सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम है। उन्होंने कुल 4 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ पेश किए थे। चूंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। आपको बताते चलें कि संविधान का अनुच्छेद 118 कहता है कि संसद के दोनों सदन कार्यवाही के लिए अपने अपने नियम बना सकते हैं। इसी के तहत लोकसभा का नियम 198 है, जिसके तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था है। अविश्वास प्रस्ताव केवल एक पंक्ति का होता है जिसमें लिखा होता है, यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार वर्ष 1963 में JB कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ पेश किए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट और विरोध में 347 वोट पड़े थे। अब अगली खबर। वर्ष 2022-23 में 5 करोड़ से अधिक मनरेगा वर्कर के नाम हटाए गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय का कहना है कि फर्जीवाड़ा, डुप्लीकेट जॉब कार्ड, काम करने की इच्छा का न होना, परिवार का ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो जाने अथवा मृत्यु जैसे कारणों से ये नाम हटाए गए हैं। इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों के नाम मनरेगा से हटाए गए थे। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में
नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लॉन्च किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया। मनरेगा ग्रामीण भारत को रोजगार की गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। इसमें 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार मिलता है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान है। मोदी सरकार में भारत कैसे बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? कितनी बदलेगी आम लोगों की जिंदगी? पीएम मोदी ने बुधवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम का उद्घाटन करते हुए गारंटी दी कि उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। भारत फिलहाल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में अगर पीएम मोदी साल 2024 में होने जा रहे आम चुनाव जीतकर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी सरकार के पास ऐसा करने के लिए साल 2029 तक का वक्त होगा। लाइव मिंट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी पिछले साल अक्टूबर में अनुमान लगाया है कि भारत साल 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आईएमएफ के साथ ही वैश्विक वित्तीय फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भी पिछले साल अनुमान लगाया है कि साल 2027 तक भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस समय तीसरे स्थान पर जापान की अर्थव्यवस्था है। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सफल हुई है। लेकिन इसकी वजह क्या है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का मानक उस देश की जीडीपी होती है और बीते 9 सालों में भारत की जीडीपी में तेज उछाल दर्ज किया गया है। हालांकि कांग्रेस के कार्यकाल में जीडीपी की अधिकतम विकास दर 2010 में 8.5% दर्ज की गई थी, जबकि कोविड के दौर में दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत में वृद्धि की जगह गिरावट दर्ज की गई थी। साल 2014 से 2023 के बीच भारत के जीडीपी में कुल 83% की बढ़त दर्ज की गई है। 9 साल की वृद्धि दर के मामले में भारत चीन से सिर्फ 1% नीचे रहा है, क्योंकि चीन की जीडीपी में 84% की बढ़त दर्ज की गई है। इस दौर में भारत 5 देशों को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इनमें से ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की जीडीपी में बढ़त की दर क्रमशः 3, 2 और 1% रही। वहीं इटली की जीडीपी बढ़त दर में वृद्धि नहीं हुई। ब्राजील की जीडीपी में 15% का संकुचन देखा गया है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो तेज उछाल दिखता है वह इन देशों की तुलना में ही दिखता है। तो इन तमाम विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में बढ़त नहीं होने की वजह क्या रही? इसकी एक वजह साल 2008-9 का वैश्विक आर्थिक संकट है, क्योंकि जहां एक और यह आर्थिक संकट पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला रहा, वहीं भारत पर इस संकट का अपेक्षाकृत रूप से कम असर पड़ा। अगर भारतीय जीडीपी मौजूदा औसत 6-7% की दर से भी आगे बढ़ती रहती है तो भी वह साल 2027 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, क्योंकि इन देशों के लिए 6-7% बढ़ोतरी तकरीबन असंभव ही है, क्योंकि जर्मनी और जापान की विकास दर क्रमशः 2.5 और 1.5% ही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाइजर में तख्ता पलट। अफ्रीका के इस इलाके में हालात हुए बद से बदतर। नाइजर अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में गिने चुने लोकतांत्रिक देशों में से एक था। अब अपने पड़ोसी देशों की तरह वहां भी सत्ता पर फौज काबिज हो गई है। पश्चिम में माली से लेकर पूरब में सूडान तक अफ्रीका के एक बड़े इलाके में अब हुकूमत फौजी जनरलों के हाथों में है। अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में नाइजर उन गिने चुने देशों में से था जहां लोकतांत्रिक शासन था, लेकिन अब वहां भी सेना ने सत्ता हथिया ली है। ऐसे में इस इलाके के भविष्य को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम साहेल क्षेत्र में पश्चिमी देशों के प्रमुख सहयोगियों में से एक रहे हैं। बुधवार को कुछ सैनिकों ने उनका तख्तापलट कर दिया। हालांकि अभी मोहम्मद बजूम ने हार नहीं मानी है, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया है। वहीं नाइजर के सेनाध्यक्ष ने देश में फौजी हुकूमत का समर्थन किया है। फिर भी अभी नाइजर की तस्वीर साफ नहीं है। ये पता नहीं चल रहा है कि कमान किसके हाथ में है। नाइजर फ्रांस का उपनिवेश भी रह चुका है। वहां यूरेनियम के प्रचुर भंडार मौजूद हैं। नाइजर में फ्रांस और अमेरिका ने फौजी अड्डे बनाए हुए हैं। वहां जैसे ही सैनिकों ने तख्तापलट का ऐलान किया तो फ्रांस और अमेरिका ने इसकी कड़ी आलोचना की।
पश्चिमी देशों को इस बात की फिक्र सता रही है कि नई हुकूमत के आने पर नाइजर कहीं उनसे दूर होकर रूस के पाले में न चला जाए। अगर नाइजर ऐसा करता है तो वो भी उसी रास्ते पर चल रहा होगा जिसे उसके दो पड़ोसी देश बुर्किना फासो और माली ने अपनाया है। अपने यहाँ फौजी तख्तापलट के बाद दोनों ही देशों ने रूस से नजदीकी बढ़ा ली। लेकिन भले ही नाइजर अपने यहाँ जिहादी उग्रवाद और ग्रामीण इलाकों में डकैती की समस्याओं से जूझ रहा था, फिर भी पड़ोसी देशों की तुलना में वहां के हालात अब तक बेहतर थे। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अंतिम खबर पर। शनिवार को भारत ने INS कृपाण युद्धपोत को नेवी से डीकमीशन्ड कर वियतनाम की सेना को दे दिया। इतिहास में यह पहली बार है कि भारत ने मिसाइलों से लैस युद्धपोत किसी दूसरे देश को दिया हो। वियतनाम के कैमरॉन में एक समारोह में हस्तांतरण की प्रक्रिया को नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार की अगुवाई में पूरा किया गया। जानकारी से दिल्ली और वियतनाम के बीच साझेदारी के बेहतर होने का सबूत बता रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान भारत और वियतनाम के बीच सामरिक साझेदारी की अहमियत पर बात करते हुए नेवी चीफ एडमिरल R हरिकुमार ने कहा कि ये क्षण ऐतिहासिक इसलिए हैं क्योंकि पहली बार एक पूरी तरह ऑपरेशनल जंगी जहाज किसी मित्र देश को दिया गया है। INS कृपाण भारत में बना युद्धपोत है जिससे मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसे 1991 में नौसेना में शामिल किया गया था और नौसेना की ईस्टर्न फ्लीट का ये एक अहम हिस्सा रहा है। 32 साल की सेवा के बाद इसे डिकमीशन किया गया है और वियतनामी सेना को हथियारों के साथ दिया गया है। इसमें 12 अधिकारी समेत 100 नौसैनिक काम करते थे। ये करीब 90 मीटर लंबा और 10.45 मीटर चौड़ा है। सभी चीजों से लैस होने पर इसका वजन 1450 टन हो जाता है। इसके साथ ही आज की खबरें समाप्त हुई। कार्यक्रम की समाप्ति के पूर्व मैं समस्त टोटल प्रिपरेशन टीम की तरफ से हमारे पहले वीडियो के लिए आपके स्नेह व सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपका सहयोग हमें आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।